नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग फर्स्ट क्लासेस या EL1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग बीएससी का जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस में तो ना के बराबर पूछा जाता है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अंडर NEP जहाँ जहाँ जो सिलेबस लागू है स्टेटिक्स का, उसमें ये सिलेबस डिसाइडेड है। यहाँ पर जो सिलेबस हमारे पास आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सिलेबस की चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिसाइडिंग टीम द्वारा की गई थी कि जो हिस्ट्री है स्टैटिक्स की इन इंडिया, उसको कैसे डिस्कस किया जाए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे एक तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सिलेबस पढ़ें। और क्योंकि ये सिलेबस UGC नेट का जब भी पेपर होता है पॉपुलेशन स्टडीज़ में, वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन इस मतलब क्लास से या इसकी अगली एक दो जो क्लासेस होने वाली हैं उसमें ज़रूर ये क्वेश्चंस रहता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक अच्छा सिलेबस डिसाइड किया हुआ है इस मामले में कि जो हमारा पॉपुलेशन स्टडीज़ या हायर स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जहाँ से वो हिस्ट्री हो या उनके जो इम्पोर्टेंस है, स्कोप है जो स्टडीज़ के, और उसके साथ साथ जो कुछ भारत के जो स्टैटिस्टिशियन थे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है स्टैटिक्स में अच्छा खासा, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो डिसाइडिंग टीम थी, उन्होंने इस सिलेबस को इंक्लूड किया ताकि बच्चे जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही या फर्स्ट ईयर से ही जो हायर स्टडीज़ वाला सिलेबस है, हायर स्टडीज़ इन द सेंस जब आप UGC नेट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो सिलेबस निर्धारित है उसको यहीं से पढ़ सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिलेबस में। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ एक ऐप मिलेगा, और जिस पे लॉगिन करके आप लोग सारी डिटेल्स जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सिलेबस जो हमारे पास है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक टर्म लिखा गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके साथ साथ उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसको अगर देखा जाए तो उस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे सिलेबस डिसाइड किया गया था, उसमें ये बोला गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इस तरीके से सिलेबस यहाँ पे कुछ बोला गया था। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर UGC नेट के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे यहाँ पर। और आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का जो प्रश्न है, जहाँ तक उसमें हम कोशिश करेंगे कि जब ये यूनिट ख़त्म हो तो उस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनाकर आपको सॉल्व कराया जाए यूट्यूब पे ही। और BSc फर्स्ट ईयर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वहाँ पर तो ये सिलेबस इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम पुनः एक बार उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो उसका थोड़ा सा इतिहास क्या रहा है, और उसके साथ साथ भारत के विकास में उसका क्या रोल रहा है, इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जब भी हम कोर्स में जब इंक्लूड करेंगे, ऐप पे जो कोर्स होगा उसमें BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी, या बस BSc फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं जो उसमें ऐप में जो क्लासेस पढ़ेंगी उन पे हम कोशिश करेंगे कि ये भी क्लासेस डालें, और ताकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग भी इन क्लासेस को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले तो जो स्टैटिक्स हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं वो शब्द एक लैटिन शब्द स्टेटस या इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया है। ठीक है, ये जो शब्द हमारे पास आया हुआ है, ये शब्द यहाँ से आया हुआ है, और दोनों का मतलब होता है कि पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट, इसका मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग
कि जो पुराने समय में स्टैटिक्स की जहाँ पे चर्चा पर चर्चा होती थी वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में होती थी। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो चर्चाएं होती थी, जैसे जनगणना या फिर उस तरीके से कितना प्रोडक्शन हुआ है, या किसी सेना में कितने हाथी घोड़े या कितने सैनिक हैं, क्या है उनका एक जो डेटा, एक रिकॉर्ड जो रखा जाता था, वही स्टैटिक्स में पढ़ा जाता था उस समय। आज तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड हो गया है, साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज हो रहा है। इसकी जो ब्रॉडनेस है उसको भी हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस बताया गया उसमें सबसे पहले तो यही एक शब्द यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो स्टेटस या स्टेटिस्टा, इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा और जो हमारे पास लैटिन वर्ड है स्टेटस, ये दोनों का मतलब कॉमन मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर लिखता है कि इन द अर्ली ईयर्स स्टैटिक्स मीन्स ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट अबाउट द स्टेट और द पीपुल इन द स्टेट फॉर पॉलिटिकल पर्पस। ये ध्यान में रखिएगा कि ये शब्द जो है बार बार आएगा आपके पास जब भी हम स्टैटिक्स की बात करेंगे एंशिएंट टाइम में। तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए जब भी हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें कलेक्ट की जाती थी, जो भी फैक्ट कलेक्ट किए जाते थे, उनको यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से देखते थे। जैसे मुगल काल में या फिर उसके बाद उसके पहले जो अन्य भारत में राजा महाराजा रहे हैं उनमें देखेंगे तो जो सैनिक होते थे, आज के समय में भी सैनिक क्या है कि एक दूसरे की यूनिफॉर्म पहन के, जैसे मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा, भारतीय सैनिक पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनकर उनके कैंप में पहुंच जाएं और फिर वहां पे तबाही मचा दें। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए आदिकाल में भी ऐसी घटनाएं होती थी कि उसमें पुराने समय में भी ऐसी घटनाएं होती थी कि जहाँ पर एक दूसरे की यूनिफॉर्म एक्सचेंज करके सैनिक इधर उधर हो जाते थे और फिर वहाँ पे इंटरनली उनको डैमेज करते थे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए उनमें एक बेंचमार्क टाइप की चीज़ें निर्धारित करने की परंपरा थी। जैसे घोड़ों पे क्या करते थे, दागा जाता था। दागने का मतलब ये कि एक गर्म लोहे को गर्म किया जाता था, फिर घोड़े के पीठ पे उसको टच करा दिया जाता था, जिससे एक बेंचमार्क क्रिएट हो जाता था। हालांकि ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया होती थी क्योंकि और उस समय उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से उसको बेंचमार्किंग एक तरीके से कहा जाता था, ये डिसाइड करने के लिए कि ये घोड़ा हमारी सेना का है या दूसरी सेना का। इसी तरीके से हाथियों के लिए, इसी तरीके से सैनिकों के भी रिकॉर्ड रखे जाते थे, उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, कि किस तरीके का उनका कलर है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे रखी जाती थी, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में या जब युद्ध होता था उस समय मतलब सैनिकों की पहचान के लिए इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जाता था। तो वहाँ से स्टैटिक्स की शुरुआत होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जब से, हमारा तो ये मानना है कि जब से आदमी का उद्भव हुआ तब से स्टैटिक्स की शुरुआत हुई। कारण ये है कि जब भी आदमी कहीं गया होगा, मतलब कुछ भी खाने पीने की व्यवस्थाएं किया होगा, तो कुछ भी उसमें काउंटिंग 1 2 3 इस तरीके के, या 4 लोग वहाँ पे बैठे हैं, आदिकाल में आदिमानव को ही अगर देख लिया जाए, 4 लोग बैठे हैं तो 1 जानवर मारें या 2 जानवर मारें, कितना हमारे लिए पर्याप्त होगा। इस तरीके से देखा जाए तो वो एस्टिमेशन ही स्टैटिस्टिक्स था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ अभी इतना, मतलब हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंस का है एंशिएंट काल में, वो पॉलिटिकल स्टेट है इसका मतलब। ठीक है, अब उसके बाद आगे ये लिखता है कि दस हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा अबाउट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपुल लिविंग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये इस डेटा के माध्यम से हम लोग जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर जनगणना करा के या डिफरेंट सर्वे करा के देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, इस तरीके की जानकारी समय समय पर लेते रहते हैं और उसके माध्यम से डिफरेंट पॉलिसीज बनाते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखता है कि फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इट इज इसेंशियल टू नो द कंडीशन अंडर which the people live and work, earn income and spend their health and wealth. This science was known as science of state because it was used by the state. In this way statics developed as king's subjects.
ध्यान में रखिएगा, किंग्स सब्जेक्ट या साइंस ऑफ किंग्स। मतलब क्या कि ये अगर साइंस, राजाओं का अगर साइंस कहा जाए तो उसको कहा जाएगा कि ये स्टैटिक्स हमारी ही है, जिसको किंग्स सब्जेक्ट या साइंस ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। कारण ये है कि इसका एक प्रॉपर जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में उसको चलाने के लिए इसका यूज होता था। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग स्टैटिक्स जो शब्द होता है वो प्लूरल और सिंगुलर के रूप में, ये थोड़ी सी चर्चा है स्टेट यूनिवर्सिटी की जो कुछ किताबें हैं उनमें, तो इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड करना उचित समझा। कि ध्यान में रखिएगा जब स्टैटिक्स एज ए होल यूज हो, मतलब कोई बड़े समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वहाँ पर प्लूरल होता है, और जब नॉर्मली किसी एक जगह के लिए यूज हो रहा है तो वो सिंगुलर माना जाता है। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक्स एज ए प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट मीन्स ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट सच एज स्टैटिक्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ, डेथ एंड सो ऑन। जब ये मतलब कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए कि कंप्लीट एज ए होल यूज हो, मतलब डेथ की बात की जा रही थी, किसी एक इंडिविजुअल के डेथ की बात नहीं की जा रही है कि उसमें कहा जाए कि एक आदमी के मरने की संभावना या उसका स्टेटिस्टिक जो भी है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका नहीं। यहाँ पर पूरे पूरे रीजन या पूरे पूरे कंट्री की डेथ रेट की बात हो, पूरे पूरे कंट्री की बर्थ रेट की बात हो, या स्टैटिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब क्या जो पॉपुलेशन हमारे पास है, जो भारत की अभी प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन है, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें डेथ, बर्थ, मैरिज, डाइवोर्स और इस तरीके से फिर हेल्थ, इनकम या जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, या एक तरीके से कहा जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से जो हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालते हैं, सारी स्टेटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको प्लूरल नाउन की तरीके से यूज करेंगे। वी फाइंड ए सर्टेन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स स्टैटिक्स ऑफ प्राइस, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। जब इन सब की चर्चा हो न्यूज़पेपर वगैरह में एज ए होल, जब स्टैटिक्स का यूज हो तो वहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक। फिर एक प्रोफेसर होर्स थे जिन्होंने इसकी डिफिनेशन देने की कोशिश की कि बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of cause numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy collected in systematic manner for a predetermined purpose and placed in रिलेशन टू ईच अदर। तो इसका मतलब इतना आप लोग ये समझिए अभी के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर के लेवल पे, कि जब रिसर्च में आप लोग जाएंगे, हायर स्टडीज में जाएंगे तब की तो बातें अलग हैं। इसका मतलब ये समझिए कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि हमें कोई किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना है, या इनोमिनेट करना है, या एस्टिमेट करना है। ठीक है। जैसे आप लोगों के यहाँ मान लीजिए कोई शादी विवाह पड़ता है, सपोज करिए कोई फंक्शन है आपके घर में, और उस फंक्शन में बता दिया गया कि अंदाज़ा कितना कार्ड हम बांटे हैं और अंदाजे में कितने लोग आने वाले हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, ये एक एस्टिमेट है, हमारा अनुमान, जिसको हम लगाते हैं और जिसके माध्यम से खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो वहाँ पे भी हम आप लोग स्टैटिक्स यूज कर रहे हैं। बस वहाँ पर क्या है कि नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया गया कि अगर हमने 100 कार्ड बांटे हैं तो 150-200 लोग के आसपास आने वाले हैं, पर कार्ड एक अंदाज़ा होता है। फिर उसके बाद 150-200 लोग अगर आने वाले हैं तो 220, 200, 250 के हिसाब से जो है हम अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। तो ये एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि स्टैटिक्स में जो टर्म हमारे पास लिया गया है उसके मतलब उसको किस तरीके से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें कहा जाता है कि स्टैटिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। मतलब क्या, एग्रीगेट या कलेक्शन एक ही चीज़ होती है, इसको हम लोग कलेक्शन भी शॉर्टकट में मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं। तो स्टैटिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स दैट इज
सिंगल नंबर और फिगर या फैक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेटिस्टिक्स। जैसे कहते हैं कि हमारी लंबाई 172 सेंटीमीटर या 173 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक स्टेटिस्टिक हो गई, लेकिन ये कहा जाए कि पूरे भारत की जो एवरेज लंबाई है वो 170 या 172 सेंटीमीटर है, तो उस केस में ये एक स्टेटिस्टिक हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए, केवल अकेले हमारे के लिए कहा जाए कि ये अभिषेक सर की जो लंबाई है वो 172 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे वो स्टेटिस्टिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप एक न्यूमेरिकल डेटा की चर्चा कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली हमारे रिस्पेक्ट में लागू होता है, बाकी और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर पूरे भारत के लिए कह दी जाए कि पूरे भारत में जो हमारा पूरा भारत है उसकी एवरेज लंबाई 172 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो स्टेटिस्टिक्स का टर्म है वो हमारे पास इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए सिंगल एक्सीडेंट एग्जांपल दिया गया है, इन ए सिंगल एक्सीडेंट इन अ रोड एट प्लेस एक्स is not a statistics, but number of road accidents which takes place at x during a year is a statistics। तो यही हम भी बात बोल रहे हैं कि हमारी अकेले की लंबाई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन पूरे भारत की एवरेज लंबाई एक स्टेटिस्टिक्स है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेटिस्टिक्स इज अफेक्टेड टू ए मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काज, मतलब ये कुछ कारणों से अफेक्टेड होती है। तो इसमें क्या, स्टैटिक्स और डेटा आर अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब इसको ये कहा जाए कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम फैक्टर्स, या इंटरनल या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं इसके माध्यम से ये अफेक्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे एवरेज लंबाई की भी हमने चर्चा की, तो अगर यहाँ पर सपोज किया जाए कि अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास ये भारत का मैप है, ठीक है, लोग भारत में ही रहते हैं और भारत का ही मैप अच्छे से नहीं बना पाते, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, गंदा सा है लेकिन मान लेते हैं भारत का ही मैप है। तो इधर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, फिर इधर जस्ट लगा हुआ हिमाचल, फिर इधर लगा हुआ पंजाब, फिर यहाँ पे बीच में आती है हमारी दिल्ली, फिर इधर उत्तराखंड, फिर ये बड़ा सा हमारा अपना यूपी, फिर ये थोड़ा सा आया यहाँ पे बीच में बिहार, और फिर यहाँ पर ये पूरा इतना पोर्शन राजस्थान का होता है, ये यहाँ पर लगा हुआ पोर्शन गुजरात का है, फिर इधर देखेंगे तो ये एमपी का है। ऐसे याद रखना है आपको मैप, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये झारखंड है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है, फिर यहाँ पर देखेंगे पूरा तो ये यहाँ तक उड़ीसा है, उड़ीसा, फिर ये पूरा यहाँ तक वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पूरा पोर्शन एमपी का हो गया, फिर ये यहाँ से लगा हुआ ये महाराष्ट्र है, फिर इसके बाद यहाँ पे गोवा है, फिर ये पूरा पोर्शन लगा हुआ ऐसे कर्नाटका का है, फिर इसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा ऐसे पोर्शन यहाँ पर लगा हुआ आंध्र प्रदेश का है, फिर ये बीच में ऐसे यहाँ पर तेलंगाना है, फिर यहाँ पर ये पोर्शन लगा हुआ तमिलनाडु का, तमिलनाडु यहाँ तक लगा हुआ है पूरा कन्याकुमारी तक, और बाकी ये केरला, ठीक है। और यहीं बीच में चेन्नई, सॉरी पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। तो और इधर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है, फिर इधर देखेंगे तो त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे बीच में मेघालय, ठीक। ये इस तरीके से हमारा भारत का मैप। सबसे अगर ज़्यादा लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर होती है भारत में, सबसे अधिक लंबाई भारत में राजस्थान में, या
यहाँ पर देखेंगे मतलब जम्मू कश्मीर में, तो इस तरीके से देखेंगे। लंबाई के साथ अगर वेट की चर्चा करेंगे तो ये पंजाब में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि सरदार लोग जो होते हैं लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो मतलब हमारे कहने का ये हो गया कि जो यहाँ पर हम टर्म बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड टू ए मार्क्ड, मतलब स्टैटिक्स इज अफेक्टेड बाई, एक तरीके से इतना ही समझिए कि स्टैटिक्स इज अफेक्टेड बाई सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, सम एक्सटर्नल सम, या ये कह सकते हैं कि स्टैटिक्स इज अफेक्टेड बाई लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस। लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या हो गया, कुछ बाहरी या इंटरनल या एक्सटर्नल कारण होते हैं जिनके माध्यम से हमारी स्टैटिक्स प्रभावित होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर एवरेज लंबाई भारत में नापनी हो तो हमें हर देश से, अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हर जो है राज्य से हमें कुछ ना कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे, ठीक है, और उस सैंपल में एवरेज लंबाई हमें नाप के पूरे भारत का एस्टिमेट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यही कहा जाए कि हम केवल राजस्थान की लंबाई नाप लें, या नॉर्थ ईस्ट के लोगों की देखेंगे तो थोड़ी सी लंबाई कम होती है मेन लाइन की तुलना में, ठीक है, तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर लंबाई कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भारत की लंबाई कम हो गई। इधर देखेंगे और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है कि लगभग यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके आसपास से एक लाइन भारत में गुजरती है, ये थोड़ा सा और नीचे होती है लगभग, ये यूपी के नीचे से लगभग। तो इसमें देखेंगे तो ये लाइन बहुत ही डिसाइडिंग लाइन है। इसके इधर देखेंगे मतलब इस साइड, तो इधर के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, इधर के लोग चावल कम खाते हैं, इधर के लोग गेहूँ कम खाते हैं, इधर के लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, इधर के लोग गेहूँ ना के बराबर खाते हैं, इधर के लोग फिश ज़्यादा खाते हैं, इधर के लोग देखेंगे तो फिश ना के बराबर खाते हैं। इधर के लोग ज़्यादातर चीज़ें नारियल के तेल में बनाते हैं सब्जी वगैरह, इधर के लोग देखेंगे तो सरसों के तेल में ज़्यादातर बनाते हैं चीज़ें। तो इस तरीके से ये एक लाइन डिसाइड कर देती है कि भारत में किस तरीके का खान पान का पैटर्न है, मतलब मैक्सिमाइज केस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी जियोग्राफी है वो स्टैटिक्स को प्रभावित करती है, ये भी हम कह सकते हैं कि जियोग्राफी हमारे स्टैटिक्स को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर अब हमें उम्मीद है कि ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक्स जो अफेक्ट होती है नंबर ऑफ फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उसको यहाँ से देखा जा सकता है। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिनोमेना फॉलिंग सेल ऑफ बिजनेस या फर्म में बी काज्ड बाई जनरल रिसेशन इन बिजनेस। तो मतलब ये एक तरीके का यहाँ पे दिया गया है कि रिसेशन के समय में, जैसे प्रेजेंट टाइम में अमेरिका वगैरह में देखेंगे, यूरोप में रसिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो है रिसेशन का दौर चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारी बिजनेस जैसे हैं उनका सेल कम हो गया है, उनकी बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि भारत में जो डेथ रेट है वो अगर कहा जाए कि सपोज करिए कि 10 है पर 1000, तो अगर 10 है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको 10 को किसी और नंबर में इंक्लूड कर दें, कि या ये कह दिया जाए कि भारत में जो डेटा है डेथ का वो बहुत ही लंबा है, बहुत लंबा है, मतलब उसको क्वालिटेटिव डेटा में हम नहीं यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते, उसको क्वांटिटेटिव डेटा में ही हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव यहाँ यही चीज़ लिखा गया है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस दे एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉल और शॉर्ट, ब्लाइंड, डीफ, इस तरीके से एवरेज और डल आर द स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटीज एंड आर देयरफॉर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग जब एट्रीब्यूट थियरी पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस में, मतलब सेकेंड पेपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और जो आप लोगों का यहाँ का सिलेबस है मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी का, वो सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम चर्चा करेंगे एट्रीब्यूट्स थियरी का, तो वहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से हमारा
स्टैटिक्स को हम मेजरमेंट करते हैं इन केस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया स्टैटिस्टिक्स आर, अगला है स्टैटिस्टिक्स आर इन्यूमरेटेड आर एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से हमें कुछ ऐसा साइंटिफिक तरीका यूज करना है कि जिससे हमें उसका मेजरमेंट ठीक ठीक लगभग मिले। जैसे अभी भारत में देखेंगे तो कोई भी फसल है, ये बता दिया जाता है कि भारत में धान का उत्पादन इस समय कितना है। अभी देखेंगे तो अभी धान कटा भी नहीं है, लेकिन उसमें धान का प्रोडक्शन पूरे साल का बता दिया जाता है कि इतने होने की संभावना है। तो वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। उसमें कैसे इसका मेजरमेंट करते हैं कि जो भारत में सैटेलाइट सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं भारत के, रिमोट सेंसिंग वाले, इनके माध्यम से क्या करते हैं, पूरे भारत का ही एक स्कैनिंग करते हैं इधर से उधर तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो उसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस तरीके से होती है कि उसमें पेड़ों में जो क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब जैसे हम लोग क्या है कि जैसे हम लोग चाहे पेड़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे जो भी हो, हर आदमी के बॉडी से एक रेडिएशन, मतलब एक तरीके की ऊष्मा हमेशा निकलती रहती है, जिसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ हीट या एनर्जी। तो उसको यहाँ पर देखेंगे तो हर पेड़ और हर तरीके की जीव जिसमें मतलब जो जिसका जीवन है, जो जिंदा है, उसमें मतलब इस तरीके का रेडिएशन निकलता रहता है। तो इसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से इसी की हम स्कैनिंग करते हैं और उसके माध्यम से बता देते हैं कि ये गेहूं की फसल है, ये धान की फसल है, ये उड़द है, ये मूंग है, ये अरहर है, ये आदमी है, ये जानवर है। इस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी होती है। तो पूरे भारत की स्कैनिंग कर लेंगे और उसमें ये देख लेते हैं कि भारत में एवरेज फसल कैसी है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। फिर उसके बाद जो गांव में लेखपाल या फिर पटवारी होते हैं अलग अलग स्टेट में, उनके माध्यम से एक डेटा जाता है जिसमें वो बताते हैं हर प्लॉट में, हर एक गांव के हर एक प्लॉट में कौन सी फसल बोई गई है। फिर उससे पूरे इस डेटा को उस डेटा से मैच करा लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि एवरेज में कितने एरिया में हमारे पास धान की फसल बोई गई है। और फिर उसके बाद भारत में जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें देख लिए कि 1 एकड़ में कितना धान होता है, उतने से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना एकड़ एरिया है उतने मतलब पर एकड़ जो है धान की जो पैदावार है उसको देख लिया, तो उससे एक एस्टिमेट निकाल देते हैं। और ये एस्टिमेट निकालते कैसे हैं, ये आगे आप लोग भी एक टर्म पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये एस्टिमेट निकालने का तरीका होता है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। तो जब हम टाइम सीरीज डेटा का हम यूज करते हैं मतलब क्रॉप प्रोडक्शन निकालने के लिए, मतलब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जब हम टाइम सीरीज का यूज़ करते हैं तो हम क्रॉप प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पिछले कुछ सालों का डेटा दिया रहेगा और आपको अगले साल का डेटा निकालना रहेगा, तो उस केस में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, स्टैटिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज। मतलब ये इसका यहाँ पर जब भी हम स्टैटिक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ पर्पज फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट करना है हमें कुछ है और डेटा हम किसी और का ले रहे हैं। जैसे पूरे भारत की भी लंबाई हम बोले कि 172 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर जो भी है, कि पूरे भारत की अगर हमें एवरेज लंबाई नापनी है तो हम जो भी सैंपल यहाँ पर लेंगे उन सैंपल से हम लंबाई ही कलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि राजस्थान में हमने लंबाई कैलकुलेट की, फिर हम पंजाब में गए तो वहाँ वेट कैलकुलेट करने लगे, यूपी में आ गए तो यूपी के लोगों में लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी दोनों होती है, कुछ लोग बहुत ही लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही मोटे होते हैं। तो इस तरीके से मतलब कहा जाए तो हम ऐसा नहीं कि स्टैटिक्स देख देख कर बदलेंगे कि जो जैसी सिचुएशन हमें अच्छी लगी उसको बदल दिया। यहाँ पर पर्पज हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हमें एवरेज वेट भारत का निकालना है तो हर एक व्यक्ति का हम वेट ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है स्टैटिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और इसमें स्टैटिक्स आर यूज्ड टू शो comparison between two or more phenomena. This is only possible when common basis is of adoption
सॉरी कॉमन बेसिस इज अडॉप्टेड इन कलेक्शन। तो यहाँ पर कंपैरिजन भी हम तब करते हैं, जैसे आप लोग फिजिक्स में ही पढ़ते होंगे कि सेम यूनिट्स का कंपैरिजन पॉसिबल है। मतलब उसमें जो पढ़ते हैं मात्रक ना, तो उसमें ये बताया जाता है आपको कि सेम यूनिट्स को ही हम जोड़ घटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 किलो सेब है और 2 दर्जन केला है, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, वो गलत होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हम कंपैरिजन तब करेंगे जब कॉमन बेसिस यहाँ पर एडॉप्टेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ और, मतलब एक जगह एक स्टेट में लंबाई का है, दूसरे स्टेट में चौड़ाई का कंपैरिजन कर दीजिए, वो गलत होगा यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें अगला है, एग्जाम्पल दिया गया है कि सप्लाई ऑफ व्हीट एंड राइस कैन बी कंपेयर्ड विथ इट्स डिमांड और प्राइस एंड नॉट विथ बर्थ और डेथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 किलो गेहूं बराबर भारत की डेथ रेट, ऐसा गलत होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला है स्टैटिक सिंगुलर नाउन के रूप में कहाँ होता है। तो आपको बताया कि जब एज होल यहाँ पर डेटा प्रेजेंट किया जाए तो स्टैटिक्स प्लूरल होता है। जब कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ पर हम स्टैटिक्स को सिंगुलर के तरीके से यूज करते हैं। स्टैटिक्स इज दैट ऑफ टूल्स और मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। व्हेनेवर a large amount of observation are collected, there arises a need to arrange, tabulate, analyze and interpret them। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्रॉटन एंड फोर्डन करके जो है एक ये स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने एक स्टैटिक्स की डिफिनीशन बताई कि स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है, अभी राजाओं की स्टैटिस्टिक्स थी, फिर उसके बाद प्लूरल हुई, अब सिंगुलर हो रही है। तो सिंगुलर में हम क्या कह रहे हैं कि साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा का जो कलेक्शन है, जो मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ों में हम जब देखेंगे तो वो हमारी स्टैटिक्स एक प्लूरल के रूप में यूज होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा में, दिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड देयरफॉर डेटा शुड बी कलेक्टेड विद केयर बाय द इन्वेस्टिगेटर। इफ द डेटा इज नॉट कलेक्टेड केयरफुली, द रिजल्ट बेस्ड ऑन सच डेटा में बी मिसलीडिंग, इस तरीके से कह सकते हैं, नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, या मिसलीडिंग भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब हमारे पास रा डेटा आ गया तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इस पर ध्यान में रखिएगा। आप पे प्रैक्टिकल होता है और इसको बताया जाएगा आपको कि हमारे पास जब रा डेटा आ जाता है तो उस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे टेबुलेट करते हैं, उनका एक तरीका होता है। तो उसको भी आगे बताया जाएगा कि कैसे उस रा डेटा को, या जो हमारे पास रा डेटा दिया गया है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सुटेबल मेथड्स लाइक टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टडी। ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, so the data collected and organized data are presented in some systematic way so that statistical analysis become easier. The organized data can be presented with the help of chart, graph और diagrams। ठीक है। डेटा को हम जब ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उसके माध्यम से हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है। या बार डायग्राम या पाई चार्ट, कुछ भी इस तरीके से बना सकते हैं। आगे जब हम रिप्रेजेंट जो मतलब आगे जब अभी प्रेजेंटेशन ऑफ जब हम या टेबुलेशन ऑफ डेटा की हम चर्चा करेंगे, मतलब जहाँ पे हम इन चार्टों की चर्चा करेंगे, चार्ट, ग्राफ या डायग्राम की, वहाँ पर हम इनको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर ये डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो, पीसीएस का सीसेट वगैरह का पोर्शन हो, एसएससी का हो, या और कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें ग्राफ पे बेस्ड 3 से 5 क्वेश्चन हर मतलब पेपर में रहते हैं। और
एक आपको टेबल दे दी जाएगी, उस टेबल के माध्यम से 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। या आप लोग पॉपुलेशन स्टडी में जब देने जाएंगे पेपर, तो उस वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर 2 पूरे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास इस पर बेस्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर जाइए। इसमें जब भी हम टेबल्स की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर अच्छे से आपको उसको पढ़ना है, क्योंकि फाइनल जो हम लोगों का एम होता है मोक्ष प्राप्त करना, दैट इज़ नौकरी। तो नौकरी प्राप्त करना मेन हमारा टारगेट है ग्रेजुएशन का, ठीक है। फिर इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा। तो द नेक्स्ट स्टेज इन द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंटेड डेटा, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स sorry, depending on the situation, for example average, standard deviation, correlation etc. फिर जो डेटा आएगा उसकी हम एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस करके बता देंगे कि जो हमारे पास डेटा है उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। फिर उसका इंटरप्रिटेशन कर देंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जैसे भारत में बोल दिया गया कि भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत का एवरेज हर आदमी एक जो निश्चित अमाउंट है उस अमाउंट से कम ही कमा रहा है। तो इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज डेटा द कंक्लूजन आर ड्रॉन और इट इज अ वेरी sorry, it is a very sensitive and important stage in the statistical investigation, or because certain decisions are made on the basis of conclusion drawn, ठीक है। फिर अदर कुछ डिफिनीशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की क्या होती हैं। तो बाउली ने 3 डिफिनीशन दी थी कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज अ होल इन ऑल द मैनिफेस्टेशन। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल्ड एज साइंस ऑफ काउंटिंग। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में राइटली भी कॉल्ड द साइंस ऑफ एवरेज। ये डिफिनीशंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछी गई हैं कि इसमें पूरा स्टेटमेंट लिख दिया गया और उसके बाद पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस ऊपर लिखा गया है किस स्टैटिस्टिशियन के द्वारा कहा गया है। फिर बोटिंगटन है, इन्होंने कहा था स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ एस्टिमेट और एंड प्रोबेबिलिटीज। इनके अनुसार स्टैटिस्टिक्स क्या है, एस्टिमेट्स और प्रोबेबिलिटीज का एक मिक्सचर है, ठीक है, यह साइंस है। फिर इसके बाद किंग्स एक स्टैटिस्टिशियन हुए, इन्होंने कहा कि द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिंग नेचुरल और सोशल फिनोमेना फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द एनालिसिस ऑफ एन इनुमरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक। फिर हार्लोज एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं, इन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस and the art of handling aggregate of facts, observing, emerging, recording, classifying and otherwise systematically treating them। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो स्टैटिस्टिशियन थे इनकी डिफिनीशंस हमने देखा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, अगली क्लास जो हमारे पास होगी इस क्लास में हम लोग इसके स्टैटिस्टिक्स के स्कोप वगैरह की चर्चा करेंगे और स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है। फिर स्टैटिस्टिक्स का यूज वगैरह जो भी हम चर्चा करेंगे उसके साथ ही अभी बीएससी 3rd ईयर की एक क्लास हम लिए हैं कुछ दिन पहले, जिसमें हम ये बताए हैं कि बीएससी के बाद आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। और क्योंकि हम भी आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा स्किप करके आधी जो क्लास है बीएससी 3rd ईयर की जो पहली ही क्लास है उसी में हमने चर्चा की है और उसको आप लोग सॉरी उसको आप लोग जाके देखिए, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है आज, तो उसको आप लोग जाके देखिए और उससे सीखिए कि हमें करना क्या है, किस तरीके से हमें जो है मतलब पढ़ाई करना है कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके, ठीक है। बाकी हर कोर्स के लिए 11 क्लासेस आपके साथ है, ये टेलीग्राम का लिंक, तो
आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।